नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ सोरांव के पूर्व विधायक सतबीर मुन्ना जी हैं। सतबीर मुन्ना जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। इनके पिताजी स्वर्गीय धर्मवीर जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं और कई मंत्री रहे हैं। इनके बड़े भाई शैलेंद्र जी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। ये खुद सोरांव से विधायक रहे हैं। आज पूर्व विधायक से जानना चाहेंगे कि सोरांव के लिए इन्होंने क्या क्या किया और राजनीति में क्या जो है नया हो रहा है। नेताजी, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, बहुत बढ़िया स्ट्रांग राजनीतिक बैकग्राउंड से आप हैं। अच्छा, ये बताइए कि पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड रहने का क्या फायदा होता है? ये रहता है कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है उससे एक मंच मिल जाता है और अब ये आपके ऊपर डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस मंच का कैसा सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। और सीखने को भी तो मिलता होगा परिवार से। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे आप लोगों से पेश आएं और कैसे आप अधिकारियों से काम कराएं, और प्रशासनिक अनुभव भी बहुत होता है। तो ये तो निसंदेह लाभप्रद है, लेकिन अमूमन जब इसका दुरुपयोग होता है तो फिर वही मिसाल बन जाती है, और दुरुपयोग नहीं होता है तो वो भी मिसाल बनती है। स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपका है, विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, और तमाम लोगों को देखा जाता है कि एक ही बार में वो पूरा जो है कब्जा करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब इनके आगे कोई नहीं। इसी पर मेरा एक सवाल भी है, क्या आपको लगता है कि विधायिका में गलत लोगों की एंट्री हो गई है या शुरू से होती रही है, जिनको विधायिका से कोई मतलब नहीं, ट्रांसफर, पोस्टिंग या फिर कब्जा करना या इस तरीके के काम ज्यादा करते हैं? क्यों विधायिका में कि विधायिका ही को क्यों दोष दिया जाए? पूरा समाज ही जो है ऐसे युग में चल रहा है जहां पर समाज का हर अंग, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और सभी, आपका भी अंग है, यहाँ भी काफी ऐसे लोग आ गए हैं। तो सभी जगह ये दोष हो गया है, ये दोष सब जगह पैदा हो गया। और रही बात हमारे पृष्ठभूमि की, और इतने साल के बाद भी हम लोग एकदम धरातल पर ही जीते हैं, उसका कारण ये है कि 1957-58 से हमारे फादर जो है इलाहाबाद के प्रथम नगर निगम में रहे, सभासद रहे, दोबारा रहे, फिर 67 में विधायक हुए पहली बार, और इसके बाद 69 में फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर बने, फिर 71 में परिवहन मंत्री बने, और 74 में प्रदेश के गृह मंत्री बने, 78 में कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्ष बने, प्रथम दलित अध्यक्ष। 80 में 2 भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन यही सब सामाजिक कुरीतियों के कारण वो संभव नहीं हो पाया, और क्षण भर में नेता सदन चुनने के बाद तिलक हॉल विधानसभा में, और इसके बाद कुछ आधे घंटे होने की वजह से उनको परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि लोगों को लगा, कुछ लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और एक दलित हो जाएगा। तो इसको लेकर के फिर मिसेस गांधी जी ने इंटरवीन किया और फिर उन्हें राज्यसभा से करके और फिर सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, और केंद्र में श्रम एवं पुनर्वास मंत्री बने, और 2 बार उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व यूएनओ में किया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और रंगभेद नीति के खिलाफ और भारत में जो कुछ जातिवाद के खिलाफ वहाँ पर बड़ा अच्छा उनका जो है तो 83 और 82 के जिनेवा कन्वेंशन में बहुत अच्छा भाषण था। और इसके बाद दुर्भाग्य से 84 में वो और अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से लड़ रहे थे, और फादर हमारे शायद तब तक ये कोतवाली तक आती थी, और उनका देहांत हो गया। उसके बाद बड़े भैया के ऊपर सारा बोझ आया। उन्होंने 2 बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, और 3 बार सांसद रहे, और इतने सब प्रोफाइल होने के बावजूद सिर्फ हमारे फादर ये कहते थे कि इतना ही व्यवस्था करना कि तन पे पहनने का अच्छा कपड़ा हो, ठीक ठाक, 2 जून रोटी खाने का हो, और छत। उन्होंने हमेशा किसी भी गलत काम का प्रश्रय नहीं रोटी, कपड़ा और मकान का जो नॉर्मल वो है उसी पर उन्होंने हम लोग को हरदम केंद्रित रखा। और वो उससे भले कभी कभी हम देखते हैं कि पैसे के अभाव में कभी कभी अपमान भी सहना पड़ता है, लेकिन जो अपने बच्चों और परिवार के साथ और जो खुद की आत्मसंतुष्टि रहती है वो उसकी तुलना किसी से नहीं।
नेताजी आप विधायक रहे हैं, अक्सर ये देखा जाता है कि विधायक वाला काम भूल जाते हैं, विधायिका का काम भूल जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, मेड़ का झगड़ा और नल लगवाना, इसी सब में सीमित रह जाते हैं। जबकि विधायक ऐसा कानून बनाने में अपनी सहभागिता देता है कि जो पूरे प्रदेश की राजनीति, पूरे प्रदेश की योजनाओं को प्रभावित करता है। इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मनोज जी। ये एक अच्छे पत्रकार की ओर इंगित करता है कि आपकी पत्रकारिता कितनी उच्च स्तर की ओर जा रही। मेरी शुभकामनाएं हैं। ये एक ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि आज धर्म और जातिवाद का मुद्दा हावी है। और ये जो मुद्दा होना चाहिए कि आखिर आपका जो विधायिका का और एक विधायक का कार्य क्या है, वो बन जाता है न्यायपालक बन जाता है। हाँ, वो अपने क्षेत्र में फैसले पंचायत कराने लगता है। उसके पास इतनी बड़ी बड़ी आईबी, सीबीआई और इंटेलिजेंस फ्लॉप हो जाती है, और उसके पास जाने कहाँ से जो है तो आ जाते हैं ये सब हैंड्स की वो करने लगता है। ये एकदम कतई इसका ये निषेध है राजनीति में। राजनीति में भारत महात्मा गांधी का देश रहा है, पटेल, नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर का देश रहा है। संविधान, भारत के संविधान के बनाए हुए प्रारूप के अनुसार विधायक और विधायिका का कार्य, चाहे वो सांसद हो चाहे माननीय विधायक हो, वो सभी का कार्य केवल न्याय, जो भी कानून है उसका निर्माण करना और ये कोशिश करना कि उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, उसको वो ग्रास रूट तक वो सरकार की योजनाएं पहुंचे। तो क्या शिक्षा का अभाव है या फिर उनकी व्यस्तता का मैटर हो सकता है? देखिए, फिर विधायक काम नहीं करते हैं। और देखिए, शिक्षा का अभाव, फिर वही मैं आऊंगा कि किसी एक जगह पे नहीं है। ये तो पूरे सोसाइटी का इशू है कि आज हम जो नहीं, मेरा शिक्षा का अभाव का मतलब ये नहीं परसेंटेज। हाँ। मेरा कहने का मतलब विधायक संबंधित बातें वो पढ़ते नहीं है या जानकारी लेना नहीं चाहते या उनको समय नहीं मिलता। नहीं पढ़ते हैं। मेरा 5 साल का 2012 में मैं विधायक हुआ। जो स्टेशनरी मिलती है वो स्टेशनरी बंडल के बंडल रहती है और यथावत फिर वो रद्दी के भाव बिक जाती, मतलब खोली नहीं जाती विधायक को। कई का तो धागा भी नहीं खोला जाता है। और दुख इस बात का है कि मेरे साथ विधायक, अनुभवी विधायक रहे अनुग्रह नायक सिंह जी। मैंने 1 साल जब ये चीजें देखी तो मैंने हाउस में उनसे कहा भी कि भैया ये समझ नहीं आ रहा है। पहले तो शाम होते ही, सदन से निकलते ही लोग इधर उधर यहाँ चलो वहाँ चलो की बातें करने लगते हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए, अदर देन हाउस होनी चाहिए। हाँ। कि सारे पक्ष विपक्ष के विधायक दारू सफा में यहाँ कहीं ना कहीं बैठे हैं। हाँ। और कोई रास्ता निकलना चाहिए समस्याओं का। सिर्फ ब्लेम पॉलिसी कि जो विपक्ष में है वो ब्लेम करे और जो सत्ता में है वो डिफेंड करे, सिर्फ यहीं तक सीमित रह जा रहा है मामला। तो उन्होंने कहा यार ये परंपरा पहले थी, लेकिन अब ये खत्म सी हो गई है। और निश्चित ही इसमें जो है तो शिक्षा का महत्व तो रहता ही है। अगर शिक्षित लोग आएंगे राजनीति में ही नहीं, हर जगह शिक्षित लोग आएंगे तो उसका ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। और दुख इस बात का है, सब जगह तो एग्जाम है, सब जगह तो एग्जाम है, लेकिन विधायिका जो कि ड्राइविंग सीट है देश, और क्या वो समाज की और देश की ड्राइविंग सीट तो वो कहा जाता है ना कि आजादी के समय सभी लोगों ने भाग लिया था। इसलिए जो है मामला यही है। उसी को लेकर के आप कितनी चीज चलोगे। अरे आजादी के पवित्र आंदोलन से निकल करके तो लोग इतने खड़े हो जाते थे, सभी वरिष्ठ लोग। नहीं, एक बात और भी था कि जो भारतीय संविधान किसी अनपढ़ ने बनाया नहीं। हाँ, तो इतने खड़े हो जाते थे कि उनको शिक्षा की खास बहुत जरूरत उस समय नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आप कैसे जो है तो इंफॉर्मेशन का युग है इस समय, और आगे आने वाला युग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है कि जब आप सब कुछ ऑटोमेटेड होने लगेगा। और अगर आप टेक्नोलॉजी से नहीं वो करेंगे तो फिर वही बात है कि ठीक है साहब, दान पसेरी एक बार कुछ राजनीति पर बात करते हैं। आप तो पूर्व विधायक रहे हैं और सत्ता में भी रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान प्रदेश सरकार की नीतियां कैसे चल रही हैं? देखिए, वर्तमान प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों एक ही है और दोनों की आइडियोलॉजी एक है। और इन लोगों ने बातें बहुत कही थी, केवल ये कुछ ना करें, सिर्फ अपनी जो होर्डिंगें इन्होंने लगाई थी 2014 में, बहुत हुई महंगाई की मार,
अब की बार फला सरकार, अब की बार फलानी सरकार। बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार। बहुत हुआ, मतलब तमाम ऐसी लगाई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो अपने जो होर्डिंग्स लगाई थी, अगर वो उसको देख लें तो मेरे ख्याल से शर्म से डूब मरने वाली स्थिति थी। और अब वो इन सब से इतर जो संवेदनशील मुद्दा हर व्यक्ति के लिए होता है, दो चीजें, एक देश और एक ईश्वर के प्रति प्रेम, अल्लाह और ईश्वर के प्रति प्रेम। ये एक व्यक्तिगत मामला होता है। इसको राजनीति में ऐसा चक्की, धर्म को राजनीति में ऐसा लपेटा है कि लोग जो है तो उसी अफीम में जी रहे हैं, जैसा कि हमारे नेता अखिलेश जी कहते हैं कि ओपीएम शब्द कहते हैं, क्योंकि ये बीजेपी वाले इंग्लिश के शब्द बहुत लाने में माहिर हैं। जब तक उसका, और शॉर्ट फॉर्म लाते हैं, जब तक उसका पूरा विस्तृत फॉर्म जानो। हाँ, तो इन्होंने ये मतलब स्टार्टअप, स्टैंड अप, पता नहीं क्या क्या सब, CA, NGR, NPR, इतना शॉर्ट फॉर्म ला देते हैं कि, और असली मंशा इनकी क्या रहती है? असली मंशा वही रहती है जो RSS की शुरू से रही है, कि जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी कहीं भूमिका नहीं रही और सिर्फ इनकी भूमिका उंगली उठाओ और आलोचना करो तक सीमित थी। वो आज भी है, आज भी जैसे विपक्ष की तरह काम कर। और इनका IT सेल जिस तरह से भद्दे भद्दे जो है तो पोस्ट करता है, ये राजनीतिक शुद्धता के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, हमारा मतभेद भाजपा से है, मोदी जी से हो सकता है, योगी जी से हो सकता है, लेकिन आप हमारे नेता अखिलेश जी की भाषा शैली देखिए, वो कभी भी डाउन टू बेल्ट बात नहीं करते हैं। अब हर आदमी को विरोध करे तो देशद्रोही, ये करे तो ये तो गलत। ये इनके पास तमाम सर्टिफिकेट हो गए हैं, ये जारी करते हैं। समाज का जो ताना बाना रहा है कि चाहे वो जिस जात वर्ग का व्यक्ति घर जो गांव में रहता था, जिस जात वर्ग का, लेकिन अगर वो बुजुर्ग है तो उसको जात से नहीं, उसकी बुजुर्गियत से उसका सम्मान होता था किसी भी। लेकिन आज जो है तो इन लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अगर वो सही बात भी कह रहा है, चाहे वो दलित हो और चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पिछड़ा हो, अगर वो सही बात कर रहा है लेकिन आपके मिजाज का नहीं है तो फिर वो बुरा है। लेकिन पहले चाहे जिस जात का होता था, नहीं वो दादा है। सामाजिक समरसता पहले बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। और इसको, इस सामाजिक सरिस्ता में जो कुरीतियां थी, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार देके उसको दूर करने का काम किया। आपने अभी भाजपा ने अभी 10% सवर्ण को आरक्षण देने का काम किया है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मंशा इससे जाहिर होती है कि आपने जो दलितों का आरक्षण था और पिछड़ों का आरक्षण था, उसको लागू कंप्लायंस कराने में तो 70 साल गुजर गए और इसको आपने तत्काल लागू कराने का काम, इससे मंशा होती है। अच्छा, इसको मैं एक चीज बोलना चाहूँगा, सरकार एक पिता होती है, पिता की तरह व्यवहार। एक चीज बोलना चाहेंगे, मेरा सवाल दूसरा था लेकिन इस पर दूसरी से बात आ गई। आपने जैसे कहा कि आंदोलन लोगों ने किया, तब पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया, या जो है दलितों को भी आरक्षण दिया गया, तो शुरू से व्यवस्था थी। सवर्णों को आरक्षण जो है बहुत जल्दी दिया गया, पर जल्दी से तात्पर्य ये है कि इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया पर इतना लिखा गया, आपको लगता है कि आज सोशल मीडिया की उपयोगिता जो है बहुत बढ़ गई है और इसका कुछ भागीदारी भी है? मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जो संचार क्रांति आएगी वो जीवन के मायने और सोच को ही बदल देगी। आज वो आपको देखने को मिलता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बड़े आसानी से झूठ को सच और सच को कैसे झूठ साबित कर दिया जाए कि ये कर रही है। और उसका उदाहरण है कि आप अगर USA का चुनाव देखें जो हुआ था, जिसमें जो है एक ट्रम्प साहब लड़े थे और हिलरी क्लिंटन थी। क्लिंटन बहुत ही, क्लिंटन का पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस महिला का बहुत ही अच्छा था, और उनको पब्लिक वोट ज्यादा मिला था, पब्लिक सीनेटर उनके कम हो गए थे। टेक्निकली वो हार गई, अन्यथा जनता के वोट से वो जीती हुई। तो मैं सर देश पर आना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आज देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, अभी तत्काल में तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बीमारी कोरोना वायरस को मान रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रॉब्लम आप कहाँ से? डोमेस्टिक प्रॉब्लम वही है, बेरोजगारी और दूसरा भुखमरी। इस पे रोज कोरोना से तो अभी तक इस एक महीने में भारत में 4 लोग मर पाए हैं।
बेरोजगारी और भुखमरी और किसानों की आत्महत्या की अगर आप काउंटिंग कर लें तो रोज मेरे ख्याल से हजारों लोग मरते हैं, और अगर सालाना आंकड़े ले लें तो 10,000 लोग मरते हैं। क्योंकि इसमें जो भुखमरी से मरने वाले लोग गरीब आदमी होते हैं। इसके रीजन पर आप प्रकाश डालें कि क्या वजह हो सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी गिरी है, कि सरकार की नीतियां या कुछ हो, वैश्विक मंदी? नहीं, वैश्विक मंदी तो कई बार आई है, पिछली सरकारों में भी वैश्विक मंदी आई है, लेकिन उसको भारत ने बहुत ही मजबूती से झेला है। आज दुर्भाग्य ये है कि जो वर्तमान सरकार की वित्तीय नीतियां हैं वो पूरी तरह से पूंजीवादी नीतियां हैं। जो पहले सरकारें हुआ करती थी, भारत के संविधान की जो संकल्पना थी कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना हमारे तमाम पूर्वजों ने इसको देखा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि एक तरह से ये पूरी तरह साहूकारी वाली है कि हर चीज के पीछे पैसा देखा जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है, निजीकरण, और उसके पीछे कुतर्क ये दिया जा रहा है कि साहब पहले भी सरकार ने तो डिमोनेटाइजेशन, पहले भी सरकार ने निजीकरण किया था। तो पहले सरकार ने निजीकरण तब किया, इन शर्तों पे किया था कि जो रुग्ण उद्योग हैं उनको हम अच्छा करेंगे, बेचेंगे और बाकी को ठीक करेंगे। लेकिन आज आप अच्छे जो भारत के नवरत्न हैं उनको लाइन पर लगा दिया बेचने के लिए। और वो क्यों लगा दिया? क्योंकि वो नवरत्न भारत के बहुसंख्यकों को बहुत ही कम दरों पर रोजगार दे रहे। उससे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा था, उससे वेलफेयर हो रहा था। इंडिया का अभी भी भारत का 65% लोग भारत के अभी भी गांव में रहते हैं, गरीबी गुर्बत में रहते हैं, और आप यहाँ पर पूंजीवाद लागू कर दोगे तो फिर क्या होगा? चलिए सर, अब हम आते हैं सुराव पर। सुराव आपका क्षेत्र है, आप 5 साल से वहां के विधायक हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सुराव विधानसभा में अभी आपकी एंट्री जब खत्म हुई या जब आपका कार्यकाल खत्म हुआ, तो जो कार्य आपने रोका था या जो आपके कार्यकाल में काम रुका हुआ था वो पूरा हो गया या हो रहा है? बहुत खेद का विषय है, और मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि जो भी सरकारें हैं और जो वर्तमान सरकार है वो कतई ये ना देखे कि ये किसके द्वारा कराया गया है। आलोचनाओं और तमाम चीजों से परे हट करके जो जनहित की कार्य मैंने कराए हैं उसको पूर्ण करें, ताकि जनता का, सुराव की जनता का भला हो। हमने अपने कार्यकाल में सबसे पहले फायर ब्रिगेड, जो सुराव में नहीं था, आग लग जाती थी खेत खलियानों और घरों में, तो शहर से जब तक फायर ब्रिगेड आता था तब तक सब कुछ भस्म हो जाता था। सुराव भीटा पर एक फायर ब्रिगेड स्टेशन का, बहुत अच्छे फायर ब्रिगेड स्टेशन का निर्माण कराया। दुर्भाग्य से आज स्थिति ये है, एक दिन मैं उसका देखने गया उसका, तो पता लगा कि साहब यहाँ की जो पानी पंप करके और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में भरने वाली जो डीप बोरिंग है वो करीब पिछले 1.5-2 साल से ध्वस्त है, खराब चल रही है। कोई कैजुअलिटी हो जाए तो आप निजी नलकूप से भरा करके, और जब तक पहुंचेंगे तब तक पता नहीं क्या हो। लेकिन जो एक अच्छी व्यवस्था थी कि तुरंत 100 डायल करें, यहाँ आग लग गई है मवामा में या बहरिया में, और तत्काल वो पहुंचे, उस अंतर को तो आपने कम कर दिया। ये अंतर तो 15 मिनट और 20 मिनट और आधे घंटे का होता है, उसको अगर आपने बढ़ा दिया अपने अकर्मणता से, तो फिर उस पूरी योजना का उद्देश्य बेकार हो गया। दूसरा, मैंने देखा कि दुखद स्थिति ये थी कि पूरे सुराव विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जो भी था वो सब निजी था या एडेड था, और निजी संस्थाओं की दोहन आप इसी से छिपाया तो हमने तत्काल इसको भी ध्यान दिया और अपने मुख्यमंत्री अखिलेश जी को कहा और निवेदन किया, और जो भी वहाँ कहते हैं कि कहने से नहीं होता, सचिवालय की चप्पलें घिसनी पड़ती हैं, बहुत सी फाइलें बनानी पड़ती हैं, दिन रात आपको काम करना पड़ता है, तब भूमि खोजनी पड़ती है, उसका अधिग्रहण कराना पड़ता है, उसका एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है, तब जाके चीजें साकार होती हैं। एक 10 करोड़ की लागत से एक मॉडल स्कूल, पहला गवर्नमेंट स्कूल कमला नगर में खुलवाया विद हॉस्टल सुविधा के साथ। इसके बाद फिर कोई भी टेक्निकल, जब सरकारी इंटर कॉलेज नहीं था तो टेक्निकल कहाँ से होगा, उसके लिए तत्काल प्रयास किया, और करीब 2 साल के प्रयास के बाद
वो ददौली में हमें जमीन मिल पाई, तो वहाँ और वहाँ पर ITI कॉलेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवाया, क्योंकि इसके पहले लोगों को नैनी यमुना पार जाना पड़ता था और बहुत दूरी पड़ती थी। और यहाँ पे सुराव में प्रतिभाएं बहुत हैं और बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र था हमारा, एकदम मेहनतकश किसान और बड़े स्पोर्टिंग लोग रहते थे। कहा जाता है कि आपने अस्पताल भी बनवाया, सड़कों को भी बनवाया। इसके अलावा दो अस्पताल, एक आपका महुआ में और एक आपका सांगीपुर में 7 करोड़ रुपए के CSC 100 बेड हॉस्पिटल बनवाए, और बिजली घर 2 बनवाए। एक महुआ में बिजली घर बनवाया। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, इतना काम आपने किया। मेरी बात अभी जो है सुराव के विधायक से भी हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने सड़कों का चार्ज भिजवा दिया है। सड़कों के बारे में आपके बारे में बताया जाता है। इतना काम होने के बाद क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी सरकार, मतलब समाजवादी के विधायक जीत नहीं पाए? देखिए, काम से ज्यादा जो है तो बहकावा काम आ गया ना। वो मैं तो कुछ नहीं, मेरे नेता अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश का कितना विकास किया था। भारत का सबसे बड़ा हाईवे 302 किलोमीटर, और वो भी वर्ल्ड क्लास, जिस पर वर्ल्ड के फाइटर प्लेन्स उतर सके, और जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है वो भी उस पर उतरा, ड्रीम लाइनर। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ जब उन्होंने 2 बिजली घर दे दिया, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे 435 बिजली घर बनाए 33/11 के। और हर क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं में आप देख लो, लुजिया गांव, जनेश्वर गांव के माध्यम से गांव मतलब आपको लगता है कि काम, लेकिन जब वो हार गए, बड़ी मजेदार बात बताऊं, जब चुनाव हारने के बाद समीक्षा बैठक हुई तो मैं अपने नेता के पास जब गया, सबको अकेले बुला रहे थे, तो जैसे ही मुझे बुलाया तो मैंने कहा, भैया मुझे बहुत दुख है, शर्मिंदा हूँ कि आपको एक सीट नहीं दे पाया। बोले क्यों दुख है, ऐसा क्या? तो हमने बोला, भैया आपकी कृपा से मैंने इतना काम किया और इसके बावजूद फलीभूत नहीं हुआ, कहीं हो सकता है मेरी कमी हो। बोले क्या काम किया? हमने कहा, भैया आपने ITI दिया, बनवाया, आपने बिजली घर दिया 2 बनवाया, आपने अस्पताल दिया 2 बनवाया, आपने स्कूल दिया वो बनवाया, आपने क्या कहते हैं पानी की टंकियां दी 2500 गांव में बनवाया, लोहिया गांव किया। इतना करके मैं रुक गया। बोले और? हमने कहा भैया इतना ही काफी है। तो बोले अब मेरा गिनाओ। तो बोले कि देखो इतने काम, अगर काम पे वोट मिलता तो फिर बात ही क्या थी। नहीं, इसी पर मैं जानना चाह रहा था कि जनता संतुष्ट क्यों नहीं होगी? जनता की इसमें हम गलती बहुत नहीं चाहेंगे। जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने कोई और आ जाए कि अरे मनोज तिवारी आप तो जो है तो बड़े सीमित संसाधनों में इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू प्रोग्राम करूंगा, तो फिर वो जनता बोलती है यार मनोज तिवारी तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, उससे बेहतर है ये इतनी बड़ी बात कर रहा है, इसी के साथ क्यों ना चांस दिया जाए। तो जो हम ये अमूमन कहते हैं, अमूमन हम ये कहते हैं कि वोट की जागरूकता तो आ गई है लोगों में कि हमें वोट देना है, लेकिन हमें गुण दोष के आधार पर वोट देना है, ये जागरूकता नहीं आता है। मैं आपसे अगला चीज जानना चाहता हूँ कि सुराव की मूल समस्या क्या है? सुराव की मूल समस्या है, देखिए एक तो बहुत बड़ी समस्या है वहाँ का, इलाहाबाद में 2 इंडस्ट्रियल हब थे, एक नैनी जिसे विभूति नंदन बहुगुणा जी के समय और बाद में हमारे महासचिव आदरणीय रेवती रमन जी के समय में भी इसको काफी एनरिच किया गया, और दूसरा हब था आपका महुआ, पावरलूम, और वहाँ पर पावरलूम उद्योग वहाँ पर स्थापित किया गया। और इस पावरलूम की स्थापना करने में वहाँ के तत्कालीन उद्योग मंत्री अमीन अंसारी जी और हमारे पिता स्वर्गीय धर्मवीर जी, इनका बहुत योगदान था कि वो पावरलूम वहाँ पे स्थापित हो। उसके हमारे पास सब रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, फाइलिंग रखी हुई है। वो दुर्भाग्य से चला, और जब मतलब सौभाग्य से वो चला, और जब दुर्भाग्य ये हुआ कि 10 साल बाद रहा होगा। नहीं, पावरलूम शुरू से बहुत अच्छी जापान से मशीनें मंगाई गई थी, और 10 साल बड़ा अच्छा चला, और करीब 20,000 लोग उससे जुड़ गए। लेकिन बाद में जब उसमें सरकारी देखरेख का अभाव हुआ और वहाँ की मैनेजमेंट में कमी रही, तो फिर वो धीरे धीरे उसको घाटा होने लगा, और बिजली की स्थिति जो है गड़बड़ हो गई।
क्योंकि पावर लूम को बिजली अच्छी चाहिए, बिजली की स्थिति गड़बड़ हो गई। जब हमारी सरकार 2012 में आई तो हमने इस पे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी कह के बहुत विशेष तौर पर काम करके इंडिपेंडेंट फीडर उपलब्ध कराया, एक सब स्टेशन और एक इंडिपेंडेंट पावर लूम को ही बिजली दें। और 2006 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने पहली बार सब्सिडाइज किया पावर लूम को, कि ताकि इससे जो है तो बढ़ावा मिले घरेलू उद्योग। इधर बीजेपी कहती है कि हम स्टार्टअप करेंगे और स्वरोजगार करेंगे, लेकिन ये बढ़ावा दे रही है कि पूरे इस महुआइमा के 20,000 जो पावर लूम से जुड़े हुए लोग थे, इसमें मात्र 2-4 हजार मुस्लिम थे और ज्यादातर 15-20 हजार लोग तो हिंदू थे जो जुड़े हुए थे। उनका सारा रोजगार छीन गया, आपने सब्सिडी छीन ली। अरे उसको आप सब्सिडी का अगर बहुत था तो आप तमाम रेवेन्यू के साधन हैं, जहां पर आपका खुद का आदमी चीजें पैदा कर रहा है, उसको तो प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो आज स्थिति ये हो गई कि वो पावर लूम उद्योग पूरी तरह से डेड हो गया और वहां पे लाखों लोग भुखमरी के कगार पे हैं और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरी सरकार, जब हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे तो फिर पावर लूम उद्योग को सब्सिडी। बस इसी पर अखिलेश यादव जी बनेंगे, इसी पर मेरे 2 सवाल हैं। अंतिम मेरे 2 सवाल है। पहला अंतिम सवाल ये है, सपा बसपा का लोकसभा में गठबंधन हुआ और गठबंधन बहुत ही जो है गलत तरीके से कह लीजिए कि बहुत ही बुरी तरीके से हो गया कि मात्र 5 सीट सपा को मिली और 10 सीट बसपा को मिली, जहाँ सोचा जा रहा था 50+ मिलेगी। अब जब इतनी कमजोर, इतना मजबूत गठबंधन इतना कमजोर प्रदर्शन कर रहा था, तो उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में तो गठबंधन होगा नहीं, तो फिर भाजपा को कैसे रोक पाएंगे? देखिए, जनता की बलिहारी, जनता का मूड है। जनता जब चेत जाएगी, जब अपने पे आ जाएगी, तो किसी का भी गुरूर स्थायी नहीं होगा। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि 2022 में उत्तर प्रदेश से क्या भविष्य होगा? सरकार बदलेगी या से हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी हर मुद्दों पर पूरी तरह से जनता की बात को और भावनाओं को पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी उठा रही है। उसको देखते हुए जनता की एकमात्र आशा का केंद्र समाजवादी पार्टी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाह रहा था। चुनाव में अब जो है समाजवादी पार्टी से एक से ज्यादा दावेदार हो गए। मैं जानना चाह रहा हूँ 2022 में क्या समाजवादी पार्टी से सतबीर मुन्ना जी विधायक के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि किसी का भी स्थायीकरण नहीं होना चाहिए। परिवर्तन जीवन का नियम है। मैं तो कलाम साहब को अपना बहुत बड़ा वो मानता हूँ, आइडियल मानता हूँ। वो व्यक्ति, एक बार उनको देश की सेवा का मौका मिला 5 वर्ष के लिए, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ सेवा की। अगली बार उनको नहीं मौका मिला, चले गए, अपना शिक्षा देने चले गए। और उनसे जब पूछा गया कि आप कैसे अपना जीवन का वो चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि जब मेरी सांसें निकले तो शिक्षा देते हुए। तो मुझको भी 5 साल सुराव की जनता ने बड़ी कृपा की, मुझको मेरे नेता ने कृपा की और मुझको दिया, मौका दिया और मैंने जो भी संभव हो सका मैंने सेवा किया लोगों की, और आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो दिन दूनी रात चौगुनी इससे ज़्यादा बेहतर मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा। एक क्रांतिकारी कदम मैंने उठाया था कि लोग कहते थे कि हमार कमवा होत न होत, लेकिन हमार कौनो सुनने वाला तो हो। इसी उक्ति जो मैं वर्षों से सुनता आया था, जिस दिन से विधायक बना मैंने जनता सेवा दिवस चलाया, उसको दरबार नहीं रखा। हर संडे को आप जाते थे? हाँ, दरबार शब्द नहीं लगाया। दरबार से जो है तो थोड़ा से सामंतवादी प्रवृत्ति का बोध होता है। हर संडे को आप जाते थे, आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। इस पर एक सवाल भी उठता है। अब सुराव की जनता कहती है कि सतबीर मुन्ना जी अपने कुछ आदमियों को काम सौंप देते थे और फिर वो उनके जाने के बाद वो काम होता नहीं था। जी, ऐसा है कि राजनीति और आलोचना एक दूसरे के बड़े ही करीबी हो रहे हैं, मित्र रहे हैं। मैं जितना भी कोशिश करता था कि लोगों से सीधा मिलूं, सीधा लोगों की समस्या को हल करूं। हर रविवार को तहसील दिवस की तरह भीड़ लगती थी और कहा जाता है ना कि सबकी तो ईश्वर को नहीं सुन सकता, तो हम
छोटे से व्यक्ति किस काम के, चलिए। लेकिन जितना हो सका मैंने अपने लोगों को, सुराव की जनता को ये एहसास कराने की कोशिश की कि कम से कम कोई तो है जो हमारी सुन सकता है, वरना आज तहसीलों और थानों में ये कहा जाता है कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं। और हम समझते हैं कि डॉक्टर के पास आधा दर्द दूर हो जाता है तो डॉक्टर को आप अपनी समस्या बता दें। तो हम लोग भी समाज के एक डॉक्टर की तरह हैं, जनता की दुख दर्द को सुन करके यथासंभव निवारण करने की कोशिश करेंगे। चलिए नेता जी, आप जो हमारे टॉक शो में भाग लिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम तो समझते हैं कि टॉक शो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है और अभी बहुत से हमारे मन में भी वो थे सर, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत मैं विशेष तौर से पत्रकार महोदय मनोज तिवारी जी और उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरी सुराव की जनता का, और सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से सचेत रहिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, तभी इस देश को आप सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ से सुराव के पूर्व विधायक सतबीर मुन्ना जी, जिन्होंने सुराव के विकास के लिए बहुत काम किए। इनका कहना है कि फायर ब्रिगेड स्टेशन इन्होंने लगभग बनवाया, इन्होंने कई बहुत सारी टंकियां बनवाई, 2 हॉस्पिटल बनवाए, ITI कॉलेज बनवाए, नहरों में पानी की व्यवस्था करवाई, यहाँ तक कि जनता से मिलने के लिए हर संडे को इन्होंने जो है एक अपना स्थान बनाया जहां पर हर संडे को जाते थे। इन्होंने जनता दरबार इसलिए नाम नहीं देना चाहा कि इससे सामंती बू आती है। बहरहाल सुराव की जनता को इन्होंने अपील भी किया है कि कोरोना से बचने के लिए आपको सजगता बहुत जरूरी है। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो, आगे आपको मिलवाएंगे प्रयागराज।